हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो जेई एडवांस 2024 का पेपर 1 था वो सॉल्व किया था। अभी हम शुरू करेंगे पेपर 2 और मैथमेटिक्स से शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज। भाई जो प्रिंसिपल वैल्यूज लिखा है यहाँ पे, इसको सब लोग मार्क करे होंगे सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम। सीधी बात है, जिसने नहीं किया होगा वो आगे से करना सीख लो। प्रिंसिपल वैल्यूज में अगर हम खेलना चाहेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया उसकी वैल्यू पूछिए। देखो अगर प्रिंसिपल वैल्यूज में है, सबसे आसान और सबसे सही बात क्या है इस चीज़ की, अगर प्रिंसिपल वैल्यूज में हम लोग खेल रहे हैं तो हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम जंप करते हैं तो हमें पाई माइनस ये फलाना दिमका पाई के साथ हमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो जैसे मेरे को अगर यहाँ दिख रहा है 10, फंक्शन क्या लिखा है, 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 कोस इनवर्स 2/√5। अब देखो अगर ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है तो मैं सिंपली इस कोस इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कर दूं, इस साइन इनवर्स को भी 10 इनवर्स में चेंज कर दूं। इसको चेंज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ भाई कि जो यहाँ दिया है साइन इनवर्स 3/5 वो थीटा है। एग्जैक्टली मेरे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, 3/5। अब ट्राइंगल बना दो, थीटा मान के ये 3 है ये 5 है, ये कितना आएगा, देखो 4 आएगा मेरे पास। अब मेरे को लिखना किस में है, 10, तो 10 थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4। सेम तरीके से थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4। तो इस थीटा को मैं जो साइन इनवर्स 3/5 था उसको 10 इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। देखो तो मेरे पास क्या बनता है, देख लो, ये बनेगा 10 इनवर्स 3/4 साथ में -2। अब जो यहाँ पे कोस इनवर्स 2/√5 है उसको अगर मैं 5 बोलूँ भाई, तो देखो ये क्या बन रहा है मेरे पास। अगर कोस इनवर्स 2/√5 अगर 5 है तो कोस 5 कितना बनेगा, कोस 5 कितना बनेगा 2/√5। नहीं समझ आ रहा कुछ भी, ट्रायंगल बना दो फटाफट। 5 ये, अगर कोस 5 यहाँ 2/5 है तो 2 ये होगा, √5 ये होगा, ये कितना आएगा मेरे पास 1। तो यहाँ से मैं अगर 10 5 लिखना चाहूँ, 10 5 कितना आएगा भाई मेरे पास, 10 5 आएगा 1/2। सिमिलरली 5 क्या आएगा, 10 इनवर्स 1/2। देखो अगर 5 10 इनवर्स 1/2 आया, अगर 5 10 इनवर्स 1/2 आया तो मैं यहाँ पुट कर दूं क्या भाई, क्योंकि मैंने कोस इनवर्स 2/√5 को 5 माना था। तो मेरे पास यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 इनवर्स 1/2। तो ये आ गया 10 इनवर्स 1/2। अब देखो भाई 2 tan 1x का फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास। 2 tan 1x का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्या बनेगा देखो, इसको मैं सेम लिखता हूँ, 2 tan 1x माइनस आएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², सॉरी 1 - x²। ठीक है, तो अगर इसको नीचे हम माइनस लगाएंगे तो नीचे मेरे पास 3/4 बनेगा। बोलो नीचे मेरे पास 3/4 बनेगा, 1/4। तो 1 - 1/4 कितना होगा, 3/4। ये ऊपर क्या है 1, तो मेरे पास ये बना क्या, देखो 10 इनवर्स 4 ऊपर जाएगा, ये 4/3 है, ये कितना है 10 इनवर्स 3/4 है। मेरे पास अगर टोटल आ गया बाहर 10 है, तो ये 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूं भाई। क्या फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। आई बात समझ में। देखो क्या आएगा, 10 इनवर्स x - y 3/4 - 4/3 अपॉन 1 + xy, कितना 1 बनेगा। दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के। आई बात समझ में। तो देखो कितना बन रहा है, ये बनेगा 10 इनवर्स, क्या बनेगा 10 इनवर्स 9 - 16/12 × 2। देखो भाई क्या बन गया मेरे पास। मैं पहली बात तो 10 और 10 इनवर्स को उड़ा दूं आपस में, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज में खेल रहे हैं हम, तो उड़ा दूं, वैसे नहीं खेले तो भी उड़ा सकते थे इसमें। आई बात समझ में। अगर अंदर अगर अंदर इनवर्स फंक्शन है और बाहर मेरा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हम सिंप्लीफाई करके इसको वैसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। देखो कितना बन रहा है, ये बनेगा 7, ऊपर बनेगा -7, नीचे क्या बनेगा 24। तो आंसर कितना है मेरा, -7/24। आगे बात समझ में। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। अब देखो दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। तो भाई दूसरा सवाल क्या बोलता है मेरे पास कि एक सेट है S XY दैट बिलोंग्स टू R क्रॉस R, जिसमें ये देखो भाई x > 0, y > 0, और ये एक दिया है y² < 4x। एक ये दिया है कि y² < 12 - 2x, और एक ये मेरे पास फंक्शन दिया है। देखो इसमें पूछा क्या भाई कि इफ द एरिया ऑफ रीजन S इज α√2,
अल्फा की वैल्यू बताओ। देखो इसमें एक ग्राफ बनेगा बेसिकली, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई ग्राफ में जो एरिया इन कर्व्स के अंडर जो एरिया आ रहा है मुझे वो एरिया बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात क्या करूंगा मैं, भाई इनको एक बार प्लॉट कर देखो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई है, वाई भी ग्रेटर देन सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। मतलब भाई मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बात करना चाहूंगा सिर्फ, ठीक है। देखो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ भाई, साइड में बना लेते हैं थोड़ा। अगर मैंने साइड में ग्राफ बनाया तो देखो यहाँ से लेके यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मेरे को सिर्फ इसी एरिया में बात करनी है। क्या बोल रहा है, एक है वाई स्क्वायर लेस देन 4x। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला हम इसमें पैराबोला बना सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दूसरी क्या थी, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तीसरी क्या है भाई, वाई स्क्वायर लेस देन 4x इक्वल्स टू 4x। देखो अब ये अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो एक पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। अरे बनेगा, देखो वर्टेक्स कहाँ होगा भाई, ओरिजिन पे होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। अब नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस में बात ही नहीं करनी है भाई, मुझे किस में बात करनी है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में। आगे बात समझ में, ऐसे ही ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते क्या बोल रहे हैं, वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस टू एक्स। देखो चौथे वाला अगर मैं देखूँ, वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस टू एक्स। भाई इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, लेस देन माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, मतलब वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर लेस देन माइनस टू ऑफ एक्स माइनस सिक्स। ये भी एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स का, जिसका वर्टेक्स किस कहाँ पे है, 6 0 पे। तो भाई मान लो मेरा ये 6 है, ये मेरा 6 0 है, इसका वर्टेक्स है। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, सिर्फ और सिर्फ किस में बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ, भाई मैं सिर्फ और सिर्फ किस में बनाऊंगा, पॉजिटिव में। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव के साथ ही डील करना है। अब देखो मेरा ये पैराबोला बन गया यहाँ पे, ये बन गया मेरा, ये मेरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ग्राफ, ठीक है। और ये मेरा किसका है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस टू एक्स ग्राफ, ठीक है। अब एक ग्राफ और बच गया। देखो अब यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा एरिया वो होगा, ये वाला एरिया जो होगा ना, ये होगा एरिया एस। बट इसमें एक लाइन और दी हुई है उसने, 3y प्लस 8, 3y प्लस रूट 8x। लाइन क्या है भाई, अगली कंडीशन अगर इंपोज करना चाहूँ तो क्या है, y 3y प्लस 8 सॉरी 3y प्लस रूट 8 लेस देन 5 रूट 8, 3y प्लस रूट 8 x टू 5 रूट 8। देखो ये मेरी लाइन है भाई। अब इस लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसका एक एब्सिसा निकालना चाहूँ, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो भाई क्या आएगा, एक्स को उठा के जीरो पुट कर दो ना, सॉरी वाई को उठा के जीरो पुट कर दो, एक्स कितना आ रहा है 5। तो देखो ये 5 0 पे ये लाइन, 5 0 पे ये लाइन यहाँ काटेगी। और अगर मैं एक्स को उठा के जीरो पुट कर दूँ तो वाई कितना आएगा, 5/3 रूट 8, 5/3 रूट 8, ठीक है। देखो भाई तो ऐसा कुछ मेरे पास बनेगा इसमें ना, ये लाइन यहाँ जाएगी और यहीं से ही काटेगी और ये यहाँ से निकल जाएगी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों का कॉमन आएगा, लाइन का भी, इस पैराबोला का भी और इस पैराबोला का भी। अगर आप निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2, 2 रूट 2, ठीक है। ये पॉइंट आएगा 2, 2 रूट 2। आई बात समझ में। तो मेरे पास जो एरिया बना है भाई वो कौन सा बना है, मैं अगर मेरे को अभी एरिया जो पूछा है इसने, एस एरिया टू बी स्पेसिफिक, वो एस एरिया ये है। देखो भाई मेरे को ये एरिया बताना है कितना बना है, ठीक है, ये एरिया बताना है कितना बना है। अब ये एरिया अगर मेरे को बताना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूं भाई, एक तो बोलो कि यार आप एक काम करो, इसको ना दो हिस्सों में ऐसे तोड़ दो। ये मेरे को पता है 2 है, सही बात है, 2 0 है। ये मेरे को पता है कितना है भाई, 0, 2 रूट 2 है, बोलो है, बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इसको अगर मैं एस बोलता हूँ, इसको मैं ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो मेरे पास दो चीज़ें बन रही हैं। एक तो आर्क बन रही है ओ एस ए, एक ट्राइंगल बन रहा है एस ए बी बन रहा है।
तो अब मैं ट्राइंगल के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से वैसे ही निकाल सकता हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस कितनी है 3, हाइट कितनी है 2√2, दिख रहा है। ट्राइंगल SAB, हाफ इंटू बेस कितना है 2 से 5 तक 3, हाइट कितनी है 2√2। अगर मैं इसको एरिया 1 बोलूँ भाई और इसको एरिया 2 बोलूँ, तो मेरा एरिया 1 कितना होगा, तो मेरा एरिया 1 कितना होगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना बना 3√2। आगे बात समझ में। अब देखो एरिया 2 कितना होगा भाई, एरिया 2 सिंपली क्या है, जो पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4x, इसका ही तो ग्राफिकल एरिया है ना। तो क्या बनेगा, देखो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 तक, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ 2 तक ही निकालना है, 2 के आगे मेरा स्ट्रेट लाइन वाला एरिया आ रहा है। तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, कि इसको कर दो भाई y² इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से y निकाल लो 2√x, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 तक। सिंपली क्या आएगा, देखो 2x की पावर 1/2 प्लस 1/3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक। क्या बनेगा, देखो 4/3 x की पावर 3/2 0 से 2, ये क्या बनेगा भाई, अगर 2 डालते हैं तो देखो 4/3 इंटू 2√2 माइनस 0 बनेगा, ये टोटल क्या बना 8√2/3। ये मेरा कौन सा क्या बन गया, ये मेरा एरिया 2 बन गया। एरिया 1 आ गया, एरिया 2 आ गया, उठा के जोड़ दो दोनों को, कितना आ रहा जोड़ोगे तो देखो 3√2 प्लस 8√2/3 कितना आएगा ये 17/3√2। उसने बोला क्या है भाई कि एरिया अगर a√2 है तो एरिया अगर अल्फा√2 है तो अल्फा निकालो, अल्फा कितना आएगा 17/3। ये मेरा आंसर आएगा, बी आंसर। आ गया समझ में सबको, आ गया समझ में सबको, हो गया क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन भाई, लिमिट का सवाल है अगला, लिमिट का सवाल है तो इतना आसान सवाल है। देखो यहाँ पे मेरी सबसे पहले देखो फॉर्म कौन सी बन रही है, अगर साइन, अगर मेरा x जो है वो 0+ को टेंड करेगा तो ये वैल्यू 0 बनेगी मेरी, बिल्कुल बनेगी। ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू क्या बनेगी 1, ये वैल्यू क्या बनेगी 0, और ये वैल्यू क्या बनेगी भाई 2/0 इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है मेरी, देखने से पता लग रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अब भाई अगर मेरे पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, अगर मेरे पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो उसको हम एक सरल और ईजियर टू सोल्व वे में लिख सकते हैं। देखो यहाँ मेरे पास पावर कितनी है, पावर कितनी है 2 की पावर x, ठीक है। मेरे पास बेस कितना है, ये मेरा जो भी है टोटल ये बेस है मेरा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 की पावर इन्फिनिटी होती है और उसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस लिमिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो लिमिट x टेंस टू जो है हम यहाँ पे है 0+, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ होता है मेरा बेस ना सॉरी पावर इंटू बेस -1, बेस -1 इंटू पावर। ये हमारा सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है। ये जो लिमिट है भाई ये इसके बराबर आएगी मेरी, आई बात समझ में, सबने पढ़ा है ये। अब देखो बेस ये है मेरा और पावर ये है, तो कर दो एक बार। ई की पावर को अगर मैं अलग रखता हूँ तो ये अगर मैं इसको देखो क्या बनूंगा, सिर्फ ऊपर सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ पर के लिए मैं लिमिट वाले को ई की पावर बाद में हम चढ़ा देंगे। देखो क्या बन रहा है मेरे पास, ये लिमिट x टेंड्स टू 0+, ये बनेगा मेरा पावर कितनी है भाई 2/x, बेस -1 क्या बनेगा मेरा, देखो साइन kx प्लस कोस x प्लस x -1, ये बनेगा मेरा, ठीक है। आई बात समझ में। ये x यहाँ की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो सर। देखो 2 बाहर निकाल दो लिमिट के, 2 बाहर निकाल दो लिमिट से, देखो क्या आएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0+। अगर ऐसा है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई कि अलग अलग कर दे रहा हूँ, साइन kx डिवाइड बाई x, मैंने इसको अलग कर दिया प्लस में। अब प्लस नहीं, मैं देखो कोस x और -1 को मर्ज करूं और माइनस बाहर ले लूं तो क्या बनेगा, ये 2 का जो ये 2 है ये तो आएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0+, x टेंड्स 0+, 1 माइनस कोस x बाई x बना, अरे बना। उसके बाद देखो मेरा बच क्या गया, x/x बच गया, तो देख दे दो भाई, 2 तो है ही बार में, लिमिट x टेंड्स टू 0+, x/x कितना होगा 1, तो ये वैल्यू तो मेरी 2 ही आ गई, इसको मैं सिंपल 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर सिंपल 2 ही लिख दूँ भाई तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं सिंपली इसको 2 लिख दूँ तो ये 2 आ गया मेरा। अब इनको सोल्व करना भाई, मेरा मेन काम है क्या, इनको सोल्व करना। अब अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो ध्यान से सब लोग, देखो भाई मेरे पास क्या है,
पहला ये है टू लिमिट साइन टू टाइम्स, मेरा पहला है टू टाइम्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मेरे पास यहाँ बन रहा है साइन ऑफ साइन के एक्स। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है भाई, क्या साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस 0 कितना होता है? देखो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ एनीथिंग डिवाइड बाई दैट एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1, ये पता है मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ साइन बाई के एक्स है मेरे पास, अगर साइन के अंदर साइन के एक्स, अगर मैं यहाँ साइन के एक्स ही मल्टीप्लाई कर दूं और साइन के एक्स ही डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? ये 1 बन जाएगा मेरा। अब देखो यहाँ साइन के एक्स है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे के एक्स मल्टीप्लाई और के एक्स डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ समस्या है? और एक्स तो मेरा नीचे पहले से ही है ही। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा? साइन ऑफ साइन के एक्स बाई एक्स आएगा। वही तो मैंने लिखा हुआ है इसमें, देखो यही लिखा हुआ है। आगे है माइनस, माइनस आगे है माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। हाँ भाई देखो माइनस टू टाइम्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स, 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स प्लस 2 मेरे पास पहले से ही है। तो देखो इसको अगर मैं एल ऑर्बिटल लगा के सोल्व भी कर दूं तो देखो क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स, नीचे क्या आएगा 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 डाल दो तो कितना आएगा? 0 ही आएगी। तो ये टर्म अगर मैं सोल्व करता हूँ एल ऑर्बिटल लगा तो कितना बन रहा है भाई? कितना बन रहा है? एल लगा के सोल्व करने पे, एल एक्स लगा के सोल्व करने पे 0 बन रही है टर्म। इसको मैं 0 बोल दूं, 2 वगैरह है मेरे पास। अब इसको सोल्व करता हूँ, ये जो है मेरी ये क्या बनेगी 1, ये क्या बनेगा 1, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बना टोटल के, तो 2 टाइम्स के माइनस 0 प्लस 2 क्या बना मेरे पास 2k प्लस 2। ठीक है, ये लिमिट मेरे पास सोल्व हो गई, ये आ गई 2k प्लस 2। तो मैं e की पावर में चढ़ा दूं इसको, तो फाइनली मेरे पास लिमिट क्या बनी e की पावर 2k प्लस 2। अब ये किसके बराबर दिए? देखो भाई e की पावर 6 के बराबर दिए। ये e की पावर अगर 6 के बराबर है तो 2k प्लस 2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। k कितना आ गया यहाँ से? k की वैल्यू 2 आ गई भाई। आई बात समझ में? k की वैल्यू 2 आ गया यहाँ से। इतना आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन डिफाइंड दैट r टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई एक्स स्क्वायर, ये अगर x 0 नहीं है तो, अगर x 0 हुआ तो 0 होगा। तो देख पूछा है कि भाई कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो सबसे पहले तो अगर देख लेते हैं, हर सवाल में इसने पूछा भाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 तो ये कंडीशन इसने लगवाई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार एफ एक्स इक्वल्स टू 0 निकाल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। मतलब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर इस 0 के बराबर करूँ, देखो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। एक्स स्क्वायर 0 होगा नहीं मेरे पास, क्यों? तो क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर 0 हो जाए मतलब x 0, और x 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, x 0 पे तो 0 डिफाइंड है। आया बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से उड़ा सकता हूँ, अगर ऐसे लिख रहा हूँ मतलब x मेरा 0 नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूँ इसको, साइन ऑफ पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये मेरा फंक्शन बन रहा है। देखो पहले में क्या बोल रहा है वो भाई, पहले में बोल रहा है कि एफ एक्स 0 ये हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 1/10 की पावर 10 इन्फिनिटी। अब देखो ये मेरा जो फंक्शन बना है इक्वल्स 0, ये मेरी इक्वेशन बनी। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, साइन ऑफ एनीथिंग 0 कब होता है, n पाई पे, तो पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n पाई, पाई से पाई कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आएगी 1/√n, एक्स की वैल्यू में √n है मेरे पास। सही बात है। ये बोल रहा है कि भाई इसमें इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस है इस इंटरवल में। ये इंटरवल क्या है 1/, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो ये लिख दूँ ना कि ये इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ 1/10 की पावर 10 से बड़ी वैल्यूज है। तो मतलब मेरा जो x है वो इससे बड़ा हो जाए तो बोल रहा है इन्फानाइट सॉल्यूशन आने चाहिए। देखो x को इससे बड़ा कर दो, मतलब अगर मैं x ऑफ 1 ये है मेरे पास, तो बोल रहे इसके इन्फानाइट सॉल्यूशन है। करके देखो भाई, यहाँ ऐसे n कितना आता है, मतलब 1/√n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। क्या आएगा 1/10 की पावर 10, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1/n ग्रेटर देन 1/10 की पावर 20। अब अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा n लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर 20। देखो भाई n लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर 20, सही बात है। और यहाँ मेरा n क्या होता है भाई, ये इंटीजर तो होता ही है मेरा यहाँ पे, सही बात है। अगर n इंटीजर है यहाँ पे और बोल रहा है, बल्कि यहाँ पे n में बोलूंगा होल नंबर होएगा, अगर बोल रहा है कि भाई ये ऐसा है और n लेस देन 10 की पावर 20 है, तो क्या ये इन्फानाइट हो गया क्या भाई? इन्फानाइट हो गए, 0 से बड़ा और इससे छोटा, के इन्फानाइट हो गए? नहीं भाई, फाइनाइट वैल्यूज है ये तो
तो क्या मेरा ये ऑप्शन आएगा? इसने पूछा क्या है कि ट्रू कौन सा है, तो पहले वाला तो मेरा गलत है भाई। दूसरे वाला बोल रहा है कि, दूसरे वाला क्या बोल रहा है देखो, दूसरे वाला बोल रहा है कि एफ एक्स जीरो हैज़ नो नो सोल्यूशन इन इंटरवल 1/π से इन्फानाइट। देखो देखते हैं इसको, अगले पेज पे देखते हैं। देखो भाई ये बोल रहा है कि 1/π से इन्फिनिटी पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मतलब x बिलोंग्स टू 1/π से इन्फिनिटी। अगर x बिलोंग्स टू 1/π से इन्फिनिटी है तो मतलब 1/π से बड़ी है सारी वैल्यूज, तो मतलब ये 1/π से बड़ा होगा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा भाई तो 1/n इज ग्रेटर देन 1/π²। पाई स्क्वायर कितना होता है? 9 पॉइंट कुछ होता है, तो मतलब n लेस देन π², n लेस देन π²। तो भाई सीधी सी बात है, π² से छोटी जो n की वैल्यू होंगी उससे तो सोल्यूशन देगा ये वाली चीज़, ये वाली उस पर तो सोल्यूशन देगी, सीधी बात है। तो ये क्या नो सोल्यूशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सोल्यूशन देगा, बिल्कुल हाँ देगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देगा ही। बोल रहा है अगला ऑप्शन बोल रहा था सेट ऑफ सोल्यूशन एफ एक्स जीरो इन द इंटरवल 0 से 1/10⁻10 इज फाइनाइट। देखो 1/10⁻10 और 0 के बीच में जो बोल रहा है कि फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे इसके, तो मैंने ये जो यहाँ पे दूसरे में किया है वैसा ही अगर मैं तीसरे में कर दूँ, मतलब अगर हम बोलो कि ये बोल रहा है किससे कम होना चाहिए 1/10⁻10 से, देखो भाई लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, ओपन लगाया है। अगर इक्वल्स टू नहीं होगा तो देखो क्या आएगा, ये कम होगा किससे? 1/10⁻10 से, सीधी बात है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा मेरा 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/10⁻20। ठीक है। और अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ रेसिप्रोकल करके, n क्या आएगा? ग्रेटर देन 10⁻20। भाई 10⁻20 से बड़े कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इन्फानाइट हो सकते हैं। आई बात समझ में? 10⁻20 से बड़ा n कितना हो सकता है? इन्फानाइट हो सकते हैं। तो क्या फाइनाइट सॉल्यूशन हुए मेरे? नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, ये भी सही नहीं होगा। चौथा बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन इन इंटरवल 1/π² से 1/π। देखो ये बोल रहा है मेरा कि 1/π² से 1/π के बीच में बोल रहा है कितने? मोर देन 25 सॉल्यूशन है। अगर इसमें इसके बीच में मोर देन 25 सॉल्यूशन है, कैसे चेक करेंगे भाई? बोल दो 1/√n जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। देखो 1/π, तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? 1/π⁴ 1/n 1/π²। तो अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू π² लेस देन इक्वल्स टू π/4। ये बना मेरे पास। π² कितना होता है भाई? 9 पॉइंट समथिंग। π⁴ कितना होता है? 18 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो 9 और 18 के बीच में बोल रहा है कि मोर देन 25 सोल्यूशन है n के। ऑब्वियसली 9 और 81 के बीच में 25 ज़्यादा सोल्यूशन तो होंगे ही। आई बात समझ में? 25 ज़्यादा सोल्यूशन होंगे अगर, तो मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर था डी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 पर, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट सेट बी द एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू ऑल आर कॉमा आर। ठीक है, तो अल्फा भी रियल है, बीटा भी रियल है, सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x स्क्वायर ln x की पावर अल्फा sin 1/x स्क्वायर x की पावर अल्फा बीटा ln 1 + x होल पावर बीटा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मतलब अल्फा बीटा के कौन कौन से वैल्यू हो सकती है, इस पे बात किया जा रहा है। तो चलिए भाई देखिए ध्यान से जरा। ठीक है, अब बात कर लिया जाए इस पे कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर ध्यान से देखें इन्फिनिटी पर क्या है? साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में कुछ ऑसिलेट करेगा, तो इसकी टेंशन नहीं है। ln x की पावर अल्फा, अच्छा साइन 1/x स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो साइन 1/x स्क्वायर कहाँ जा रहा है? 0 को जा रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए पहले। x की पावर अल्फा बीटा ln 1 + x होल पावर बीटा। तो इसमें क्या किया? 1/x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1 हो चुका है। वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ये वैल्यू 1 हो चुका है। तब आपके सामने बच क्या गया भाई साहब? वैल्यू, चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x की पावर अल्फा अपॉन ln 1 + x की पावर होल पावर बीटा x की पावर अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, ln x अपॉन ln 1 + x लिखा हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, पावर सेम कर लेते हैं। तो क्या करता हूं मैं कि ln x की पावर बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ln x की पावर बीटा से क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इससे हुआ क्या?
अब देखिए ध्यान से हुआ क्या भाई, इससे सबसे अच्छी चीज हो गई कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए ध्यान से, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका एक क्वांटिटी ln x अपॉन ln 1 प्लस एक्स होल पावर बीटा, दिख रहा है सभी को, होल पावर बीटा। और क्या बन गया आपके साथ में, नीचे बन गया, ठीक है, एक्स की पावर अल्फा बीटा। अच्छा ऊपर ही बनेगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पर, ln x की पावर अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बनेगा। अच्छा अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो जो ये लिखा हुआ है ln x अपॉन ln 1 प्लस एक्स की पावर बीटा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, देखिए ध्यान से, मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं ln x अपॉन ln 1 प्लस एक्स को, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, साफ साफ दिख रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस लिखा हुआ। अगर मैं LH यूज करूं इस पर तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वैल्यू 1, तो ये चीज तो वैल्यू 1 लिखा हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई साहब, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x होल पावर अल्फा माइनस बीटा अपॉन, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर हमने लिखा था, यहाँ ऐड होना चाहिए इसमें, यहाँ +2 आएगा, यहाँ +2 आएगा, तो x की पावर अल्फा बीटा +2, दिख रहा है सभी को, हाँ या ना। तो अब क्या कर लेते हैं कि जो लिखा हुआ है, जो सेट लिखे हुए हैं कि -1 3 -1 1 1 -1 1 -2, किस पर वैल्यू 0 जाएगा देख लिया जाए, ठीक है। अगर देखिए चलिए भाई ए ऑप्शन रखा जाए, अगर मैं ए ऑप्शन रखता हूं क्या, -1 एंड 3, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ln x की पावर क्या हो गया, -1 3, तो हो गया -4, और नीचे क्या है x की पावर, ठीक है, x की पावर -1 3, तो -1 3 तो -3 + 2 -2, तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ln x की पावर 4। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर इसमें आप LH लगाइएगा, ठीक है, LH लगाइएगा तो कहां जाएगा भाई साहब, ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। अब ऑप्शन बी पे आइए, अगर बी पर बात करें तो 1 -1 और 1, तो चलिए भाई देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी ऑप्शन पे आइए जाए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x, अच्छा ln x था क्या था, अच्छा ln x की पावर अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा करा जाएगा तो -2 आ जाएगा, और नीचे क्या था, x की पावर अल्फा बीटा +2, तो अल्फा बीटा तो -1 + 2, तो x हो गया, तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x ln x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ध्यान से, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरीके से सी ऑप्शन देखा जाए, अगर चलिए थोड़ा सी ऑप्शन देखा जाए, सी ऑप्शन को देखा जाए तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x की पावर अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा -2, और ये कितना हो गया, x की पावर, ध्यान से देखिए, x की पावर अल्फा बीटा, तो 1 -1 + 2, तो 1 हो गया। अब क्या है, इस पर आप LH लगाइएगा तो क्या मिलेगा, देखिए, अच्छा डिफरेंशिएट किए 2 ln x अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का 1, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर LH लगाइएगा तो 2/x, ये कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो हमारा बी भी सही हो, सी भी सही हो गया। अब डी पर सिमिलरली करिए, अब डी पर सिमिलरली करिएगा, मैं डी यहाँ करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर डी पर सिमिलरली किया जाए, क्या किया जाएगा भाई साहब, 1 से -2, तो 1 से -2 किया जाएगा तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से -2, 1 से -2 रखा, 1 और -2 सॉरी, तो ln x 1 -2, तो 1 -2 रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, ln x की पावर 3 और 1 -2, तो यहाँ बन गया भाई साहब देखिए x की पावर 0 1, तो इन्फिनिटी चला गया ये, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, -1 1, ठीक है, 1 और -1, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1 3 2 पैरेलल टू द लाइन, अच्छा एक लाइन है जो 1 3 2 से पास कर रहा है और इस लाइन से के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है तो इसका dr यूटिलाइज कर लिया जाए, ठीक है, तो उस लाइन को क्या लिख सकते हैं हम, लाइन हो जाएगा हमारा x - 1/1 y - 3/2 z - 2/1 इक्वल्स टू लेमडा लिख लिया जाए, ठीक है।
अच्छा कह रहा है कि इंटरसेक्ट्स द प्लेन L1 एट Q। अच्छा क्या है भाई साहब, ये लाइन जो है इस प्लेन को Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या इसको देख करके हम Q पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? क्या होगा, लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 3, लेमडा प्लस 2। अब ये Q पॉइंट हमारे प्लेन L1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा लेते हैं। क्या मिलेगा, लेमडा प्लस 1 डाला भाई, x का वैल्यू लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू 2 लेमडा प्लस 3 और z का वैल्यू लेमडा प्लस 2, तो 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 6, 6 कट गया, देखिए लेमडा 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा माइनस 2 0, तो लेमडा का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब कि Q पॉइंट क्या होना चाहिए, 2, 5 और 3। Q पॉइंट होना चाहिए 2, 5 एंड 3। Q पॉइंट निकल गया हमारा। अब Q पॉइंट निकल गया तो कह रहा है कि अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द Q। अच्छा Q से पास कर रहा है भाई साहब, Q हमारे पास निकल गया 2, 5, 3। अब कह रहा है Q से पास कर रहा है और L1 के परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट द प्लेन L2। अच्छा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट R। ठीक है भाई साहब, R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, निकाल लेंगे। अच्छा अब देखिए जो Q लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, अगर ये प्लेन हमारा हो गया L1, इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, इसके एन कैप के पैरेलल है। एन कैप के क्या है, इसके पैरेलल है। लाइन हमारा एन कैप के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो एन कैप कितना है इसका, 1 -1 3। तो क्या हमारा लाइन का डी आर मिल गया, लाइन का डी आर मिल गया बेटा। तो लाइन का डी आर मिल गया और पॉइंट क्यू हमारे पास है ही, तो हमारे पास लाइन क्या आ गया भाई साहब, अनदर लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा जाएगा, x माइनस 2 बाई 1, y माइनस 5 बाई माइनस 1, z माइनस 3 बाई 3 इक्वल्स टू म्यू मान लेते हैं। अब कह रहा है कि ये लाइन L2 प्लेन को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, L2 प्लेन को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए भाई पॉइंट R लिख लिया जाए, क्या लिखा जाएगा, म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5, 3 म्यू प्लस 3 लिख लिया हमने। अच्छा ये जो पॉइंट है अब इस लाइन इस प्लेन पर भी सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन में डाल दिया इसको। क्या मिलेगा यहां से हमें, 2 म्यू प्लस 4। अच्छा माइनस y है तो प्लस म्यू माइनस 5, प्लस z है तो प्लस 3 म्यू प्लस 3। वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, -4 के। अब देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस म्यू है, ठीक है, तो 3 म्यू प्लस म्यू 4 म्यू प्लस 2 म्यू 6 म्यू। अच्छा कांस्टेंट देखिए, 4 प्लस 3 7, 7 में से 5 गया 2, 2 उधर जाके -6, तो म्यू का वैल्यू हो गया -1। अब -1 डाल दिया तो r का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1 + 6 -3 3 0, तो 160 हो गया हमारा r कोऑर्डिनेट। हमारे पास q कोऑर्डिनेट निकल ही चुका है, हमारे पास r कोऑर्डिनेट निकल चुका है। अब क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। तो देखिए भाई साहब, P है हमारे पास, Q है हमारे पास, तो PQ निकाल लिया जाए। PQ क्या लिखा जाएगा, 1 - 2 होल स्क्वायर तो 1 हो गया, 3 - 5 होल स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 - 3 होल स्क्वायर तो 1 हो गया, √6। हाँ जी सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए बी पे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 163। नहीं भाई R 163 नहीं है, 160 है, बी गलत है। अब कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ PQR, तो PQR का सेंट्रॉइड 4/3 14/3 5/3, तो अपने पास P है Q है R है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। तो देखिए 1 + 2 + 1 तो 4/3। भाई सेंट्रॉइड क्या लिख रहा हूं मैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 1 + 2 3 + 1 4/3। अच्छा y कोऑर्डिनेट में 3 + 5 8, 8 + 6 14/3। अच्छा z कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, देखिए p का 2 + 3 5 0 हो गया, तो 5/3। हाँ भाई मैच कर रहा है यही, तो c कोऑर्डिनेट सही है। अब क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज √2 √6 और √11। तो PQR देख लेते हैं, यहां बना लिया PQR, ठीक है, ये पॉइंट P मान लेता हूं मैं। P कितना दे रखा है, 1 3 2। अच्छा Q कब कितना निकाला था हमने, Q निकाला था 253 253 और R निकाला हमने 160 160। अब देखिए ध्यान से, इसका लेंथ निकाल लेते हैं। PQ का लेंथ निकाला हमने, PQ का वैल्यू √6 है। चलिए भाई √6 इसमें है, ऐड में है √6। अच्छा QR का वैल्यू हो गया, देख लीजिए ध्यान से, 2 - 1 1,
5 प्लस 1 1 3 प्लस 9 9 टू 11 11 भी है भाई साहब। अब पी आर का देख लीजिए लेंथ, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 6 तो 9 प्लस 4 √13 होना चाहिए, √13 नहीं है, √2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो गलत है भाई साहब, तो डी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a1 b1 c1 with 3 points in the xy plane, suppose that the lines a1 c1 and b1 c1 are tangent to the curve y square equals to 8x, y square equals to 8x, पैराबोला है, ठीक है, at a1 and b1 respectively if 0, 0 o है, c1 दे रखा है -4, 0, मतलब a1 और c1 टेंजेंट है, इसका मतलब कि c1 से ही टेंजेंट डाले गए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई पैराबोला बनाया जाए, ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है। c1 का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, 0, तो c1 से 2 टेंजेंट डाल दिया, ओहो, c1 से 2 टेंजेंट डाला, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, ये c1 हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए a1 बोल दिया, इसको थोड़ी देर के लिए b1 बोल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, अ टेंजेंट टू a1 b1, ओ इतना दे रखा है, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट भाई साहब ओ बोल रहा है इसको, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आपसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ a1, इसकी बात कर रहा है, अच्छा a1 b1 की भी बात कर रहा है, ठीक है भाई साहब, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल a1 b1 c1 बात कर रहा है, तो 3 चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात किया जाए कि अब हमारे पास y स्क्वायर 8x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x जो पैराबोला है, उस पर क्या बोला गया है कि -4, 0 से टेंजेंट डाला गया है, ठीक है। तो कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू x/t प्लस 80, ठीक है। अच्छा 8x है तो a का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, 4ax होता है, तो a का वैल्यू 2 है, तो y क्या है भाई साहब 0, -4/t प्लस 2t, तो यहां से क्या मिल गया देखिए, 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो t का वैल्यू या तो √2 होगा या तो -√2 होगा, दिख रहा है क्या। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट होता है 80 स्क्वायर, 280, भाई ध्यान से सुन ले, क्या होता है 80 स्क्वायर, 280, तो a का वैल्यू कितना है अपने सामने 2 है भाई साहब, a का वैल्यू कितना है 2 है, और t का वैल्यू √2 आया, तो यहाँ √2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, अच्छा यहाँ डालेंगे तो 4√2, t का वैल्यू √2, a का वैल्यू 2, तो 4√2 यहाँ आ गया, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर भी सेम चीज 80 स्क्वायर, 280, तो सेम चीज यहाँ आप t का वैल्यू -√2 रखना चाहिए, तो ये 4, -4√2, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब साफ साफ दिख रहा है, सिमेट्रिक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब चलिए भाई ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, दोनों ही लेंथ सेम होंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ a1 b1 16 है क्या, नहीं भाई a1 b1 का लेंथ है 8 है, 16 नहीं, इसका मतलब बी आपका ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं बेटा OA1, भाई OA1 निकाल लेते हैं, तो OA1 कितना हो जाएगा, √16 प्लस 4√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 16 प्लस 32 48, तो 4√3, बिल्कुल सही भाई साहब, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा अब कह रहा था ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल a1 b1 c1 इज, क्या कह रहा है 0 0 0 0 होगा या 1 0 होगा, बात कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इस पर, थोड़ा सा मैं पेन कलर चेंज कर लूं ताकि आप और आप अच्छे से देख सके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से, OA किसकी बात कर रहा है, a1 b1 c1, अब इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये क्या है, इसका अल्टीट्यूड हो गया, एक a1 से जाने वाला अल्टीट्यूड हो गया, अगर आप एक और अल्टीट्यूड निकाल लें तो भाई साहब बात बन जाएगी दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा इस अल्टीट्यूड में आप देख रहे हैं ओरिजिन यहाँ पर है, बात समझ में आ रही है आपको, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है अल्टीट्यूड इसका, इस ट्रायंगल के एक अल्टीट्यूड क्या हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा अल्टीट्यूड का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, अपनी बात बन जाएगी। तो चलिए भाई साहब क्या कर लेते हैं, एक अल्टीट्यूड बी पॉइंट से निकाल लेता हूं जो AC पर परपेंडिकुलर होगा, बी पॉइंट से निकाल लेता हूं जो किस पर परपेंडिकुलर होगा, AC पर। अब ध्यान से सुन लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक है, बी पर निकाल लेता हूं जो क्या होगा भाई साहब A1 C1 पे परपेंडिकुलर होगा B1 से,
बात समझ में आ रही है? चलिए तो उसकी अब इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा। अब देखिए इसका स्लोप कितना हो गया, y2 माइनस y1, 4√2 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस 4। तो देखिए भाई साहब नीचे क्या हो गया, 4√2/8 मतलब √2/2, तो 1/√2। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, -√2। कहां से पास कर रहा है ये, 4 कॉमा माइनस 4√2। तो y प्लस 4√2 इक्वल्स टू -√2 x माइनस 4। तो कितना हो गया, y प्लस 4√2 इक्वल्स टू -√2 x प्लस 4√2। 4√2 कट गया तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, -√2 x। साफ साफ दिख रहा है ये भी कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, और दूसरा वाला भी अल्टीट्यूड कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, तो ऑर्थो सेंटर कहां लाई करना चाहिए, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। कहां लाई करना चाहिए, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या सभी को, हाँ या ना? तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला क्वेश्चन इसका कि लेट एफ आर से आर, रियल से रियल में डिफाइन हो रहा फंक्शन, क्या कह रहा है आपके सामने, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो आपको पता होना चाहिए यहीं पर कि एफ एक्स का वैल्यू के एक्स ऐसा होता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर क्या कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दूसरा कह रहा है कि जी है एक आर से 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी। कह रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स ऑफ जी एक्स वाई। तो इसमें क्या होता है भाई, जी एक्स क्या होता है आपका, ए की पावर एक्स, ऐसा चलता है एक फंक्शन, याद आ रहा है सभी को? चलिए तो अब कह रहा है कि इफ एफ ऑफ -3/5 12 है एंड जी ऑफ -1/3 2 दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि इस चीज का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने पास एफ एक्स जो निकल चुका है, एफ एक्स निकला है हमने हमारे सामने, एफ एक्स का वैल्यू के एक्स निकला है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है भाई साहब, देखिए अब एक्स का वैल्यू -3/5 रखने पर, तो 12 के इंटू -3/5, तो 3 से 5 12, 4 बार में कट गया, तो k का वैल्यू -20 आ गया। मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, -20x। चलिए एफ एक्स निकल गया हमारे सामने। अब बात कर लेते हैं जी एक्स का। जी में कह रहा है कि -1/3 डालने पर, तो जी एक्स हमने निकाला था a की पावर x, तो a की पावर -1/3 डालने पर 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वैल्यू 2 मिल रहा है, दिख रहा है क्या सभी को? तो यहां से क्या मिल गया भाई साहब, a का वैल्यू 2 की पावर -3 मतलब 1/8, दिख रहा है सभी को, हाँ या ना? इसका मतलब कि भाई साहब जी ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 8 की पावर -x। हमारे पास एफ एक्स भी निकल गया, जी एक्स भी निकल गया। अब जो कह रहा है इसमें डाला जाए वैल्यू, क्या कह रहा है आपसे, क्या निकालने के लिए कह रहा है कि एफ ऑफ 1/4, एफ ऑफ 1/4 डालिएगा तो -20 इंटू 1/4 प्लस जी ऑफ -2, तो जी ऑफ -2 कहने का मतलब क्या हो गया, 8 की पावर -1 इंटू -2, ये -8, और जी ऑफ 0 कहने का मतलब हो गया 8 की पावर 0 इंटू 1। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से -20 इंटू 4, नीचे 4 है तो -5, देखिए 8 की पावर 2, 64 -8, तो कितना हो गया 64 -13, बोले तो 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 51 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात किया जाए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक बैग है, ठीक है, जो क्या कह रहा है कि n बॉल्स, एक बैग कंटेन कर रहा है n बॉल्स को। कितने बॉल्स को कंटेन कर रहा है बेटा, n बॉल्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। बैग है जो n बॉल्स को, ठीक है, कंटेन कर रहा है भाई साहब। अब n बॉल्स को कंटेन कर रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि 3 बॉल्स व्हाइट्स हैं, 6 बॉल्स ग्रीन है एंड द अदर रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। अब देखिए n बॉल्स में साफ साफ बोला गया है टोटल बॉल्स n है, n में 3 बॉल्स व्हाइट है, अच्छा 6 बॉल्स क्या है, ग्रीन है। अच्छा इसमें से फिर कितने बन गए, n-9 बॉल्स जो बच गए वो कैसे हैं भाई साहब, तो ब्लू बॉल्स हैं। n-9 बॉल्स कितने हैं, ब्लू बॉल्स हैं। अच्छा अब क्या कह रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, एक के बाद एक निकाला जा रहा है विदाउट रिपीटेशन। बात समझ में आ गई, बिना रिपीट किए हुए। आई का वैल्यू 1 2 3, ठीक है, मतलब आई डाला तो पहला, दूसरा डाला तो दूसरा, थर्ड डाला आई का वैल्यू तीसरा। अब कह रहा है कि WI GI BI मतलब ith पे व्हाइट, ith पे जी और ith पे ब्लू, डिनोट द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इन द ith ड्रॉन, ठीक है, इज अ व्हाइट बॉल, ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। फिर कह रहा है रिस्पेक्टिवली इफ द प्रोबेबिलिटी
W1 पहले विड्रॉल में व्हाइट आया, सेकेंड विड्रॉल में ग्रीन आया, थर्ड विड्रॉल में ब्लू आया, इसका इंटरसेक्शन क्या दे रखा है आपके सामने 2/5 है। तो पूछा कि आपसे द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि ये जब हो गया है तो B3 थर्ड ड्रॉ में B3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 दे रखी है, तो आपसे n का वैल्यू पूछा गया है। अच्छा ये देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 व्हेन W1 इंटरसेक्शन G2 ऑलरेडी हैपेंड, तो क्या लिखा जाता है इस चीज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2, ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, जिसका वैल्यू कितना हो गया 2/9। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये जो हमने ऊपर लिखा है इसका वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, कितना 2/5 है 2/5 है रख दिया हमने। अच्छा नीचे क्या चल रहा है देखिए ध्यान से, W1 इंटरसेक्शन G2, तो फर्स्ट विड्रॉल में W1 मतलब व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितने अपने पास 3 है, तो कितना होना चाहिए भाई साहब 3/n। अच्छा इंटरसेक्शन G2 सेकेंड विड्रॉल में ध्यान से सुनिए कितना क्या आना चाहिए, सेकेंड विड्रॉल में ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन कितने अपने पास 6 हैं, ग्रीन कितने भाई साहब अपने पास 6 हैं ग्रीन, बात समझ में आ गया क्या, ग्रीन कितने हैं 6, तो ग्रीन लेने के लिए 6। अच्छा अब क्या है विदाउट रिपीटेशन, तो एक बॉल आ चुका है तो रिमेनिंग कितने बचे n-1, तो यहाँ n-1 होना चाहिए, वैल्यू कितना हो गया 2/9। अब देखिए ध्यान से क्या मिला आपको सामने 2/5n इंटू n/n-1 अपॉन 3 × 6 इक्वल्स टू 2/9। अच्छा देखिए यहाँ से ध्यान से, n से n कट गया, 2 3 जा 6, अच्छा ये 3 3 9 भी कट गया, तो n-1 का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है आपको 5 × 2 10, तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए यही पूछा गया था आपसे, n का वैल्यू कितना होना चाहिए तो 11 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आया जाए। अब कह रहा है लेट द फंक्शन f r से r में डिफाइन है, ये लंबा चौड़ा फंक्शन दे दिया है। आईआईटी की सबसे बड़ी यही खासियत होती है, जितना बड़ा क्वेश्चन देता है लंबा चौड़ा, जितना बहुत बड़ा डरावना, उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है देखिए जैसे इस क्वेश्चन में अब कह रहा है कि ये दिखा है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ fx इन 0, ठीक है fx इक्वल्स टू 0 के कितने सॉल्यूशंस होंगे रियल में, बात समझ में आ गया, इन r पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये पोर्शन साफ साफ कॉमन दिख रहा है। अच्छा ये पोर्शन भी कॉमन दिख रहा है। अच्छा e की पावर पाई एक्स ये भी कॉमन दिख रहा है, तो सबको निकाल लो। क्या किया, सबको निकाल लिया हमने, ठीक है, क्या निकाला x की पावर 2023 2024x प्लस 2025 अपॉन x² - x + 3, ठीक है, और क्या निकाला हमने e की पावर पाई एक्स, ये चीज हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या भाई साहब सामने sin x + 2, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया sin x + 2, इसका वैल्यू 0, fx = 0 की बात कर रहे हैं। अब देखिए sin x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको डिवाइड दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या बच गया आपके सामने x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन x² - x + 3 e की पावर पाई एक्स इक्वल्स टू 0 अच्छा e की पावर पाई एक्स, इसका भाई अगर आप रेंज देखें 0 से इन्फिनिटी होता है, ओपन 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको भी अदर डिवाइड दे दिया भाई साहब, भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक है देखिए इसका d नेगेटिव है, क्या दिख रहा है आपको, इसका जो d है कैसा है नेगेटिव, b² - 4ac -12, और a पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x², तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका भी इस तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिलाकर के सब करने का उस तरफ भेज दिया, तो क्या बच गया हमारे सामने x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इक्वल्स टू 0। इसी का हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कह दिया gx फंक्शन एज्यूम कर लिया, x की पावर 2023 2024x प्लस 2025। अच्छा देख लीजिए भाई साहब, पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी पावर क्या है ऑड है, जिसकी पावर क्या है ऑड है, और ऑड पावर पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है r में -∞ से +∞, ऊपर से नीचे तक जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है।
अब क्या है, ये देख लेते हैं कि कहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, इसे नंबर ऑफ रूट्स निकालने में आसानी होगी। जी डैश एक्स निकाला हमने, क्या मिला हमें 2023 एक्स की पावर 2022 2024। भाई ये भी प्लस में है, ठीक है यहाँ पर, और ये क्या है, पावर इवन है, तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। साफ साफ दिख रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है हमारा जी एक्स, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ जी एक्स का, तो भाई साहब कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे भाई साहब, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1 होगा। कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा, थ्रू आउट द लाइन ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, तो ऑलवेज इंक्रीज करने का यही एक तरीका है, इंक्रीज कर गया हमेशा, तो एक्स कितनी बार कट करेगा, 1 बार कट करेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आपसे सामने वेक्टर दे रखा है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा है इस बार जेई ने, ठीक है। कह रहा है कि एक पी वेक्टर है आपके सामने, ये दे रखा है, ठीक है, एक क्यू वेक्टर है, ये दे रखा है। अब कह रहा है कि फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव, भाई साहब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है आईआईटी के पेपर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तो, कि बहुत ज्यादा ही आसान पूछ दिया। क्या दे रखा है अल्फा का, देखिए अल्फा का कोफिशिएंट क्या है 2p प्लस क्यू, बीटा का कोफिशिएंट है p माइनस 2q, और गामा का कोफिशिएंट है p क्रॉस q। तो चलिए भाई 2p प्लस क्यू निकाल लिया जाए सबसे पहले, तो 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4i प्लस 2j प्लस 6k प्लस i माइनस j प्लस k, तो 4i प्लस i 5i कैप, 2j माइनस j कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, ये निकल गया। अच्छा p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, ये निकाल लिया जाए, तो p वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2q कैप, 2q कैप लिखेंगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब देखिए 2i माइनस i, तो i कट गया बेटा यहाँ से, प्लस 3j के कैप, 3j कैप प्लस k कैप अपने पास निकल गया। अब p क्रॉस q कह रहा है, तो p क्रॉस q भी लिख लिया जाए भाई साहब, p क्रॉस q, तो i ये j और ये k कैप, ठीक है। p का वैल्यू क्या है 213, अच्छा j का वैल्यू क्या है भाई साहब 1 माइनस 1, सॉरी q का 1 माइनस 1 1, चलिए जी क्रॉस निकाल लिया जाए, तो आई कैप के लिए 1 प्लस 3 4 माइनस जे कैप के लिए 2 माइनस 3 माइनस 1, के के लिए माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो क्या मिल गया 4i प्लस जे माइनस 3 के। अब जो बोला है कि भाई साहब इसका वैल्यू ये है, तो रख दिया जाए यहाँ पर सीधे सीधे। देखिए क्या मिला 15i प्लस 10j प्लस 6k इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ 2p, तो क्या हो गया 5i प्लस j प्लस 7k प्लस बीटा टाइम्स ऑफ कितना लिखा जाएगा 3j प्लस k प्लस गामा टाइम्स ऑफ 4i प्लस j माइनस 3k। अब क्या इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर अगर सेम है तो इनके i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अल्फा देखिए i का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए 15, जे का कोफिशिएंट यहाँ से अल्फा, यहाँ से सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ 3 बीटा नहीं आना चाहिए, देखिए ध्यान से क्या आएगा 5 अल्फा, अच्छा इसमें अल्फा नहीं है, प्लस 4 गामा 15, ये इक्वेशन 1। अब जे पर आइए, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन। थर्ड में आइए भाई साहब, के का कोफिशिएंट तो 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए तो 6 होना चाहिए। ये 3 इक्वेशन आ गए आपके सामने। तो आपसे क्या पूछा है, गामा का वैल्यू पूछा गया भाई साहब, किसका वैल्यू पूछा गया है, गामा का वैल्यू पूछा गया। तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए चलिए देखिए सबसे पहले तो क्या किया जाए, गामा का वैल्यू पूछा गया है तो किसी एक को दो को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा ये 3 बीटा है, तो क्या किया जाए भाई साहब गामा गामा से बीटा बीटा नेग्लेक्ट कर लिया जाए, इन दोनों को पहले उड़ा लिया जाए। तो इसमें से क्या कर लिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सॉरी सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरा स्पेस ले लिया जाए, दूसरा स्पेस ले लिया जाए,
चलिए दूसरा स्पेस ले लिया जाए। इक्वेशन क्या लिखा गया हमारा, 5 अल्फा चलिए इक्वेशन है 5 अल्फा प्लस 4 गामा। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 5 अल्फा प्लस 4 गामा का वैल्यू 15। अच्छा दूसरे में क्या लिखा गया है, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है 10। अच्छा नेक्स्ट वन क्या है, 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इक्वल्स टू 6, ये 6 लिखा हुआ है। चलिए तो अब क्या है, ये 1 बोला था हमने, इसको 2 बोला था और इसको 3 बोला था, ठीक है। तो क्या करते हैं, बीटा बीटा उड़ा लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए गामा का वैल्यू। तो क्या कर लेते हैं, 3 इंटू 3 माइनस सेकेंड तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 21 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा इक्वल्स टू 18। अच्छा अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 10, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहां से 3 बीटा कट गया, 20 अल्फा माइनस 10 गामा इक्वल्स टू 8, ठीक है। अच्छा तो चलिए भाई साहब अब क्या मिल गया हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड दे दिया तो 10 अल्फा माइनस 5 गामा का वैल्यू 4। अब यहां से और इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 अल्फा प्लस 8 गामा का वैल्यू 30 और यहां से 10 अल्फा माइनस 5 गामा का वैल्यू 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया कट गया। 13 अल्फा का वैल्यू 26, तो अल्फा का सॉरी गामा 13 गामा का वैल्यू 26, तो गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉर्मल विद स्लोप 1/√6, स्लोप कितना दे रखा है नॉर्मल का 1/√6, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, माइनस अल्फा टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ध्यान दीजिएगा ये अल्फा है और ये ए है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तब कह रहा है वेयर अल्फा वेयर ए ग्रेटर देन 0 लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई साहब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay का ग्राफ बना लिया जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay का हमने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया। अब कह रहा है कि 0, माइनस अल्फा नॉर्मल विद स्लोप ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0, माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखिए भाई साहब 0, माइनस अल्फा ये हो गया, ठीक है। अब क्या है 0, माइनस अल्फा से अगर देखें ध्यान से तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या -4ay, इसका फोकस कितना होगा 0, माइनस है तो यही वाला हो गया भाई साहब। इस पे नॉर्मल डाला गया यहां से तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, बना दिया हमने, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है और इसका स्लोप दे रखा है 1/√6, ठीक है। अब कह रहा है कि वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब कह रहा है कि लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा। अब देखिए एक लाइन है, ठीक है, जो 0, माइनस अल्फा से पास कर रहा है और इसके डायरेक्ट्रिक्स के क्या है पैरेलल है, तो यही इसका डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और ये लाइन हमारा एल होना चाहिए, इस चीज पे भी सही। चलिए भाई देखिए अब अब कह रहा है इंटरसेक्ट द पैराबोला एट ए एंड बी। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है हमारा, ठीक है। कह रहा लेट आर डिनोट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है भाई साहब, आर कितना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल आर, एंड एस डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ सेगमेंट ए बी। एस क्या कह रहा है ए बी का होल स्क्वायर। तो आप अच्छा एक और चीज दे रखा है कि r/s का वैल्यू है 1/16, रेशियो भी दे दिया आपके सामने। तो बोला गया है कि 24a का वैल्यू बताएं आप, ठीक है। तो a वैल्यू निकालना जरूरी है। तो चलिए भाई देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर जो नॉर्मल है उसका स्लोप 1/√6 दे रखा है। तो क्या कर ले भाई साहब पॉइंट कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए x1 y1 था, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, डिफरेंशिएट किया तो 2x इक्वल्स टू -4a dy/dx। तो dy/dx का जो वैल्यू आ गया क्या कितना आ गया x1/-2a। अच्छा ये टेंजेंट का स्लोप को डिफरेंशिएट करने पर तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया 1/√6 इक्वल्स टू 2a/x1। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, x1 का वैल्यू कितना हो गया 2a√6,
6, x1 का वैल्यू आ गया। अच्छा x1 का वैल्यू आ गया तो करस्पॉन्डिंग y1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए x1 का वैल्यू आ गया हमारे पास, अब y1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना लिखा जाएगा, 4a² इंटू 6 माइनस 4a/y1। चलिए 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो y1 का वैल्यू कितना हो गया, -6a। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे सामने 2a, √6 माइनस 6a। चलिए इतना पता चल गया हमें। अब कह रहा है कि a और b पर इंटरसेक्ट कर रहा था, इसके पैरेलल डाला गया है, ठीक है। तो ये लाइन है हमारा, ध्यान से सुनिए, y इक्वल्स टू माइनस अल्फा, y इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अब y इक्वल्स टू माइनस अल्फा हमारे पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, a एंड b पर। तो x² इक्वल्स टू, ठीक है, -4 है तो माइनस माइनस 4a अल्फा। यहां से 2 पॉइंट्स आएंगे, a और अल्फा निकालना जरूरी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रेशियो दे रखा है, अब रेशियो को यूटिलाइज किया जाए भाई साहब, ठीक है। रेशियो को यूटिलाइज किया जाए, देखिए क्या मिलेगा। r हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, 4a हो गया, ठीक है। और ab का स्क्वायर, ab का स्क्वायर कह रहा है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अगर x का वैल्यू मैंने कहा 4a अल्फा, तो क्या मिलेगा, 2√a अल्फा और -2√a अल्फा, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहना चाहूं मैं, ध्यान से सुनिए, तो क्या लिखूंगा मैं, 2√a अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहूंगा तो -2√a अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भाई साहब एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, तो 2√a अल्फा माइनस 2√a अल्फा, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 4√a अल्फा। ये समझ में आ गया क्या। इसका स्क्वायर किया जा रहा है तो 16a अल्फा, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 1/16, तो 16 से 16 से a, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 4। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। अच्छा अल्फा का वैल्यू हमें चाहिए, a का वैल्यू, क्या हमें चाहिए, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकाला जाए भाई, कहां से आएगा, देखिए अब अल्फा का वैल्यू 4 आ गया, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, -4, कितना हो गया, 0, -4, ठीक है। तो अब देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि a के टर्म में 0, -4 से स्लोप लिख करके, ठीक है, क्या कर लीजिए 1/√6 के अबाउट, ठीक है, उसको एक्सचेंज कर लीजिए, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए वही कर लेते हैं। सॉरी क्या कहते हैं, दूसरा एक पॉइंट पेज इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, दूसरा पेज, ताकि और आसानी से आपको दिख सके इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा पेज देख लिया जाए। हमारे पास जो पैराबोला था, इस लाइन का स्लोप क्या लिखा जाएगा, -6a। भाई इस लाइन पर हमें स्लोप की बात करनी है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट भाई साहब क्या था, ये पॉइंट था x1 y1, 2a, √6, 2a, √6, -6a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया है, अल्फा आया था हमारा 4, तो 0, -4, तो 0, -4 स्लोप कितना हो जाएगा, -6a + 4, 2a √6 - 0 कितना होना चाहिए, 1/√6, √6 कट गया, -6a + 4 का वैल्यू हो गया 2a, तो 8a का वैल्यू हो गया 4, तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2। अब a का वैल्यू 1/2 है, तो आपसे पूछा है 24a का वैल्यू, तो 24 × 1/2 कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तो 12 होना चाहिए। बात क्लियर है क्या सभी को, हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, जो कि लिखा हुआ लेट f फंक्शन है 1 से इंफिनिटी में r पे डिफाइंड है। आपके सामने f ऑफ t, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। ये आईआईटी का इस साल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि t का वैल्यू 2n-1, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो एक कंडीशन दे रखा है, और t का वैल्यू 2n-1 से 2n+1 के बीच में होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन दे रखा है। अब से पूछा क्या गया है कि gx है आपके सामने 1 से x f ऑफ t, ठीक है, x का वैल्यू 1 से बड़ा, और क्या कह रहा है कि अल्फा क्या है कि gx के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है। अल्फा क्या है, gx के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और बीटा क्या है कि लिमिट 1+ पे gx का अपॉन x - 1 का वैल्यू।
n हमारा, तो n का वैल्यू 1 डालने पर, ध्यान से सुनिए, n का वैल्यू 1 डालने पर t का वैल्यू क्या मिलेगा 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ क्या मिला -1 की पावर 2, ठीक है, तो -1 की पावर 2 1 ही हो गया, 2 मिला। अच्छा इसमें n का वैल्यू 1 डाला तो t ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। अच्छा थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, देखिए t का वैल्यू 1 डालने पर, सॉरी n का वैल्यू 1 डालने पर ये बनेगा क्या, 2n, n का वैल्यू 1, 3 माइनस टी बाई 2 एफ ऑफ 1 प्लस, अच्छा n का वैल्यू 1 डाला था तो ये 1 1 बन गया, t माइनस 1 बाई 2 एफ ऑफ 3। अब क्या है, हमें एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 चाहिए। एफ ऑफ 1 कहने का मतलब क्या, t का वैल्यू 1 डालिए। अब देखिए t का वैल्यू 1 डालना है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 1 2, तो n 2 बाई 2 1 हो गया। इसका मतलब क्या, n का वैल्यू 1 डालेंगे, तो n का वैल्यू इसमें 1 डालिएगा तो -1 की पावर 2 1 ही हो गया, ठीक है, तो इंटू 2, इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू हो गया 2। अब एफ ऑफ 3 चाहिए तो t का वैल्यू 3 रखना है, तो t का वैल्यू 3 रखिएगा तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 की पावर, ध्यान से सुनिए, -1 की पावर 3, तो -1 इंटू 2, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो गया -2, रखिए इसमें 3 माइनस 2 बाई 2 इंटू 2 प्लस t माइनस 1 बाई 2 इंटू -2, यहाँ से क्या मिला 3 माइनस टी माइनस माइनस प्लस माइनस टी, तो 4 माइनस 2t, तो भाई साहब ये क्या मिला 4 माइनस 2t। अब n का वैल्यू फिर क्या रखना है 1 रख दिया था हमने, इसी तरीके से 2 रखना है, ठीक है। अब क्या रखना है n का वैल्यू, भाई साहब चलिए 1 रख दिया, अब 2 रखना है। अब n का वैल्यू 2 रखिएगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, t का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब n का वैल्यू 2 रखा, 2 रखा तो -1 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा -2, क्या सभी को -2। अब इसमें रखिए भाई साहब n का वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा 2 2 जा 4 -1 3, तो t का वैल्यू 3 से लेकर के यहाँ रखिएगा 2, का वैल्यू 5 माइनस 2 बाई 2 इंटू -2 प्लस टी माइनस 3 बाई 2 इंटू 2। देखिए भाई यहाँ से यहाँ कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया t माइनस 5 प्लस टी माइनस 3, ठीक है, तो 2t माइनस 8 कितना मिलना चाहिए -2t माइनस 8 मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 3 से 5 के लिए क्या मिलेगा, चलिए -2t, 2t माइनस 8 मिलना चाहिए, ठीक है चलिए जी, हाँ 2t माइनस 8, चलिए ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से अब आप क्या रखिए t का वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू 3 रखिए, n का वैल्यू 3 रखेंगे 3 2 जा 6 -1 तो 5, 3 रखने पर क्या मिलेगा 2, फिर यहाँ क्या मिलेगा 5 से 7, तो इसके मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, 5 से 7 में क्या मिलेगा 12 माइनस 2t, 12 माइनस 2t, तो ऐसे करके एक सीरीज बन रही है। अब चलिए भाई इसका ग्राफ बना लिया जाए, क्या कर लिया जाए, इसका ग्राफ बना लिया जाए। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, t का वैल्यू 1 से, t के वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4, ठीक है। अच्छा हट गया भाई साहब पूरा, ये तो 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा देखिए t के वैल्यू 1 पे 2 मिल रहा है, तो भाई साहब 1 पे 2 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए भाई साहब 1 से 3 के बीच में 4 माइनस 2t, तो 1 डालने पर क्या मिला, यहाँ 2 ही मिल रहा है, और 3 डालने पर क्या मिल रहा है, 3 डालेगा 3 2 जा 6 -4 -2, तो 3 डालने पर क्या, अच्छा 2 डालने पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 2 डालने पर 0, 3 डालने पर -2 मिल रहा है, 3 डालने पर -2, तो कुछ ऐसे फिगर बनना चाहिए इसका, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट वाले पे आइए, अब 3 डालने पर फिर -2 बन गया, ठीक है।
अच्छा 3 से 5 के बीच में 3 डालिएगा, फिर 3 टू जा 6 -2 दिख गया। 5 डालिएगा तो 5 टू जा 10। अच्छा 4 डालने पर 0 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। टी का वैल्यू 4 रखिएगा तो 4 टू जा 8 -8 0। 5 डालने पर फिर से 2 मिल गया, ठीक है। 5 डालने पर फिर से 2 मिल गया, 5 डालने पर फिर से 2 मिल गया, ठीक है। अच्छा टी का वैल्यू 5 पे 2 मिल रहा है 6 पर, ऐसे करके बेटा फिर से अगर इसमें देखें तो 6 इसका क्या है, 6 टू जा 12, 6 रूट है इसका, ठीक है, 6 इसका रूट है। तो फिर ये ऐसे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही क्या सभी को? 2 से 4, 4 से, अरे रे ये गलत बना दिया मैंने भाई साहब, इसका 4 रूट था ना, 5 डालने पर फिर 6 डालने पर ऐसे चल रहा है। ये हो गया आपका एक तरीका, ठीक है। अच्छा फिर क्या है भाई, 7 से फिर 8 पर जाएगा इस तरीके से। तो अब आइए बात करते हैं भाई साहब, हमारे पास एफ ऑफ टी का ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है पहला कि भाई साहब क्या है, gx का नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो gx क्या हो गया भाई साहब, 1 से x, gx क्या है हमारा 1 से x एफ ऑफ x, 1 से x एफ ऑफ x dx। अब देखिए रूट निकालना है मतलब एरिया, अगर मैं देखूं ध्यान से जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 3 रख दूं तो जितना इधर एरिया उतना ही इधर एरिया, तब रूट निकल जाएगा, एक रूट 3 हो जाएगा। अच्छा अब जरा और देखा जाए, ठीक है, तो देखो ध्यान से 5 तक में देखो, अगर 5 तक में देखा जाए तो जितना ये नीचे कर्व ये वाला हो गया, एक ऊपर और एक ऊपर, ये भी मिला के 0 हो जाएगा, तो 5 भी हो सकता है। अच्छा हमें 1 से लेकर कहाँ देखना है, 8 में ही नंबर ऑफ रूट्स देखना है, ठीक है। तो 7 और इधर 8 मिलेगा हमें, ठीक है। अब 7 तक आइए, देखिए क्या हो गया, ये एक ऊपर एक नीचे कट गया, आधा ऊपर और ये आधा नीचे, तो हमारा x का वैल्यू 7 भी क्या हो सकता है, इसका रूट हो सकता है। तो नंबर ऑफ रूट्स gx से कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया हमारे सामने, 3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीटा का वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस gx अपॉन x माइनस x, gx अपॉन x माइनस 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिए, 1 प्लस पे, ठीक है, 1 प्लस पे वैल्यू क्या देगा, देख लीजिए भाई साहब, 1 प्लस पे वैल्यू क्या देगा, एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। 1 प्लस पे देखिए, 1 प्लस पे 0 दे रहा है, नीचे ऊपर 0 दे रहा है, तो जी डैश एक्स अपॉन 1। अच्छा जी डैश एक्स क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, जी एक्स है हमारे पास 1 से x एफ ऑफ टी। भाई जी एक्स हमारा 1 पे साफ साफ दिख रहा है 0 दे रहा है, 1 से 1 में इंटीग्रेशन 0, ये साफ साफ देखिए भाई साहब, जी एक्स लिखा हुआ था 1 से x एफ ऑफ x, तो g ऑफ 1 प्लस वैल्यू क्या हो गया, 1 से 1 में इंटीग्रेशन 0। तो यहाँ से g डैश x का वैल्यू कितना है, एफ एक्स है आपके सामने, ठीक है। तो g डैश x का वैल्यू कितना हो गया, एफ एक्स अपॉन 1। तो हमें क्या सिर्फ प्रूफ करना है भाई साहब, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2 जा रहा है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 2, आंसर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, आंसर कितना होना चाहिए। चलो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं हमारा आज का इस पेपर 2 का आखिरी सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। चलो इसमें देखते हैं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। पहला पैराग्राफ क्या दिया हुआ है इसमें, एक एस दिया है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट उसमें, और एक्स बी आगे बोला है एक्स बी ए सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर, ठीक है, फ्रॉम एस टू एस में सारे रिलेशन बन रहे हैं, उनका एक सेट है एक्स, ठीक है, दैट सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये दो प्रॉपर्टीज दी हैं, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी दी हैं, एक्स इनको सेटिस्फाई करता है। भाई पहला क्या बोल रहा है कि आर हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, सही बात है। फिर दूसरा बोल रहा है फॉर ईच ए कोमा बी, मतलब ये जो एलिमेंट होंगे रिलेशन में ए कोमा बी जो यहाँ से बने होंगे हमारे पास, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या, कि a माइनस बी का मोड 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर। तो ये मैं बोलते हैं तो a माइनस बी 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, या फिर b माइनस ए जो है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि मैं 1 2 नहीं ले सकता भाई, x में 1 और 2 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 1 और 2 अगर आ गया तो मोड जो है वो 1 आ जाएगा, डिफरेंस जो है 1 आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा आना चाहिए। मैं 1 के साथ 3 ले सकता हूँ, 1 के साथ 4 ले सकता हूँ, 1 के साथ 5 ले सकता हूँ, और 1 के साथ 6 ले सकता हूँ, क्योंकि 3 माइनस 1 भी 2 से बड़ा है, 2 है 2 से बड़ा है, 4 माइनस 1 भी ऐसे ही है, 5 माइनस 1 भी 6 माइनस 1 भी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं कि मेरा जो x में है कौन कौन से इस कंडीशन सेटिस्फाई करके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखो भाई अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहीं लिख देता हूँ मैं। तो देखो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं a है और
कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू। अगर ए 1 लूंगा तो बी क्या क्या हो सकता है भाई, 3 हो सकता है, 4 5 6। ए 2 लूंगा तो बी क्या हो सकता है भाई, 4 5 6। ए की वैल्यू 3 होगी तो बी क्या हो सकता है, 5 6। ए की वैल्यू 4 होगी तो क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 4 होगी तो क्या हो सकता है, यहाँ 1 भी तो हो सकता है 3 के साथ। ए की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा बताओ, 6 2 एंड 1। और ए की वैल्यू अगर 5 हो गई तो क्या होगा बताओ, 1 2 3। ए की वैल्यू 6 हो गई तो मैं बी क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे यहाँ से 4 बन जाएंगे रिलेशन, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से 4। टोटल कितने बन गए मेरे, टोटल 4 3 7 10 और 10, ये टोटल मेरे कितने बन गए, 20। आई बात समझ में। तो भाई साहब मेरे पास जो x में एलिमेंट हैं वो कितने होंगे, 20 होंगे। मेरे पास जो x में एलिमेंट नहीं, सॉरी, जो मेरे पास ये कंडीशन को लगा के जो जो पेयर्स बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं भाई, 20 पेयर बन सकते हैं। मेरे को एक बात और बोलिए कि r जो है उसमें सिर्फ 6 ही एलिमेंट ले सकते हो आप। देखो पहला सवाल तो यहीं से हो जाएगा, बोला कि r में 6 एलिमेंट ले सकते हो, आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 20। तो r के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे हम, 26 से। अरे समझ गए, r के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, 26 से। ठीक है, तो भाई R एक रिलेशन है मेरा और मेरे को जो X है वो एक सेट है। तो इस R में मेरे पास 6 ही एलिमेंट होंगे। आई बात समझ में, लिख दिया हुआ है कि R में सिर्फ 6 एलिमेंट रख सकते हो आप। उसके बाद दिया है कि जो आप A और B के रिलेशन बनाओगे वो रिलेशन A और B में ये वाली जो है कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन से मेरे पास कितने आ रहे हैं, इस कंडीशन में मेरे पास टोटल जो पेयर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, कोमा बी के 20। और मेरे को बोला है कि आर में कितने एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 6। तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कैसे लिख दूंगा, 26 से लिखूंगा। अरे 6 26 में आएंगे। तो अगर 26 एलिमेंट होंगे एक्स में, देखो यहाँ MC6 लिखा है, अगर इसको मैं MC6 से इक्वेट कर दूं तो भाई m की वैल्यू कितनी है, 20 तो आ रही है। ध्यान रखना r जो है वो रिलेशन है, x जो है वो सेट है। आई बात समझ में। ये पहला सवाल इतना आसान था, बकवास सा सवाल था। आगे बोल रहा है कि इसी पैराग्राफ का दूसरा सवाल है, नीचे पढ़ते, नीचे हमने पढ़ा भी नहीं था। एक बोल रहा है कि y है, सेट है जिसमें r बिलोंग्स टू x, द रेंज ऑफ r हैव एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। उसके बाद बोल रहा है z इक्वल्स टू r बिलोंग्स टू x, r इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू s। देखो अगर r s टू s में फंक्शन है, r अगर s टू s में फंक्शन है तो जो डोमेन होगी वो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। आया बात समझ में, फंक्शन की ये तो डेफिनेशन होती है ना। सबसे पहले हमने जो 20 ये लिखे थे, हमने जो 20 पेयर्स लिखे थे, इनको मैं लिख लेता हूँ एक बार। कैसे, ऐसे देखो, पहला कौन सा था भाई, पहला अगर मैं 1 देखता हूँ तो 1 3 बनेगा, दूसरा 1 4 बनेगा, तीसरा 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा। ठीक है, फिर 2 4 बनेगा, 2 5 बनेगा, 2 6 बनेगा, फिर 3 5, 3 1 भी बनेगा, 3 6 भी बनेगा, फिर 4 1 बनेगा, 4 2 बनेगा और 4 5 4 6 बनेगा। आई बात समझ में। उसके बाद 5 के लिखूंगा तो 5 में क्या बनेगा, देखो भाई 5 कोमा 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 3 बनेगा। इसके बाद कुछ नहीं बनेगा। 6 के लिखूंगा तो 6 1 6 1 बनेगा, 6 कोमा 2 भी बनेगा, 6 कोमा 3 भी बनेगा और 6 कोमा 4 भी बनेगा, 6 कोमा 4 भी बनेगा। ये मैंने सारे क्या बना दिए भाई, जो पेयर्स है मैंने यहाँ लिखे थे, सारे पेयर्स लिख दिए मैंने, ये पेयर्स बनेंगे। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई सबसे पहले देखो कि एक सेट है वाई जिसमें कौन कौन से रिलेशन आए, जिसमें कौन कौन से रिलेशन होंगे कि द रेंज ऑफ आर है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। देखो आर की रेंज में, देखो आर में कितने ये हैं, क्या बोलते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं आर में, 6। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई आर में जो रेंज होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेम होगी सब में, मतलब एक एलिमेंट होगा। तो अगर भाई मेरे आर में 6 एलिमेंट्स हैं तो मतलब मैं इनमें से वो 6 पेयर्स उठा लूंगा जिनकी रेंज सेम होगी। देखो रेंज क्या होता है भाई, सब ऐसे लिखते हैं, तो रेंज होती है ये वाली चीज़, जो दूसरा एलिमेंट इसमें लिखा होता है ना, इसको रेंज बोलते हैं। आई बात समझ में, सबको पता होगा ये बात। तो ऐसे 6 इसमें से मैं पेयर्स उठा लूँ जिनकी रेंज सेम है, जिनका आखिरी एलिमेंट सेम है। भाई सब 6 तो कोई बनेंगे ही नहीं मेरे पास कभी भी, 6 तो कभी भी नहीं बनेंगे। देखो 3 के कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है,
तो 3 के भी 3 हैं, 4 के भी ऐसे बनेंगे, मैक्सिमम मेरे पास किसके बनेंगे, मैक्सिमम बन जाएंगे 6 के। ये है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। रेंज देखो इसकी 6 के मैक्सिमम 4 बन रहे हैं। तो मतलब ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं ही नहीं मेरे पास, अवेलेबल ही नहीं है जिनकी रेंज सेम हो। मेरे पास मैक्सिमम 4 ऐसे अवेलेबल है जिनकी रेंज सेम हो। तो इसने बोला है भाई कि वाई जो सेट है, वाई जो सेट है उसमें ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे उस आर से कि जिनकी रेंज जो है वो सेम होगी। तो भाई साहब क्या रेंज कितने, ऐसे 6 एलिमेंट्स की रेंज से मैं कितने में ग्रुप बना सकता हूँ, ऐसे एक भी नहीं बना सकता, जीरो जीरो बना सकता हूँ। अरे एक भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे 6 मेरे पास पेयर्स हैं नहीं जिनकी रेंज सेम होगी। देखो उसके बाद मैं क्या बोलूँगा भाई, अगर ऐसा नहीं बना सकता मैं, तो मेरे पास जो z आएगा, जो y आएगा वो क्या आएगा, जीरो। y सेट क्या आएगा, फाइव सेट, ठीक है। y सेट क्या आएगा, फाइव सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे y में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो। आई बात समझ में। अब z देखो क्या बोल रहा है, z बोल रहा है कि भाई r इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू s। एक बात और देखो, अगर r एक फंक्शन है भाई, r एक फंक्शन है तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। r ये हो सकता है, एलिमेंट जो जो आ सकते हैं, देखो जरा, और यहाँ पे 6। डोमेन में अगर एक फंक्शन है तो डोमेन में एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे हम, पता है, पता है ना। डोमेन आगे वाला पार्ट होता है, तो इसमें एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, पीछे कितने भी आ सकते हैं। देखो यहाँ क्या आ सकता है, एक बात और, यहाँ एलिमेंट लिखते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे भाई कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, a माइनस बी ग्रेटर देन √2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2। तो यहाँ मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ क्या लिख, क्या यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ, बताओ भाई क्या क्या लिख सकता हूँ मैं। एक नहीं लिख सकता, 3 भी नहीं लिख सकता, 4 5 6। तो यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे मेरे पास, ऐसे यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3, और यहाँ 4 आ जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए, देखो 4 की टोटल कितने बना सकता हूँ ऐसे में, इतने एलिमेंट्स होंगे किसमें, z में। पूछा क्या है भाई, y और z, y में 0 है, z अगर k स्क्वायर के बराबर है तो मोड़ के पूछा, अगर ये k स्क्वायर के बराबर है तो k कितना आएगा, देखो इसको कर आगे कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 3, 36। आंसर आएगा 36। आंसर कितना आएगा भाई, 36। आगे बात समझ में। पहले वाले का आंसर कितना आया था, 20, इसका कितना है 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन का अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखो इसने दिया है एक फंक्शन f 0 से पाई में डिफाइंड है, रेंज इतनी है, एंड डिफाइंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स दिया है साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद जी एक्स दिया है 0 से पाई बाई 2 में, 0 से इन्फिनिटी रेंज है, फंक्शन डिफाइंड बाई ये जी एक्स इसने ये दिया है। अच्छा ये मेरे को थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ भाई, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ एक बार। तो क्या बनेगा देखो, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो इसमें ऐसे करके x माइनस एक्स प्लस, सॉरी x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, फिर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ जी एक्स को, क्या कि भाई पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। देखो भाई ये आ गया मेरा जी एक्स निकल के, मतलब निकल के क्या, मैंने कुछ नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, ये मेरा जी एक्स आ गया। अब देखो पहला क्या बोल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स माइनस सेम लिमिट जी एक्स डी एक्स कितना होगा। देखो अब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा भाई। सबसे पहले देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स बन क्या रहा है मेरा, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स में लिखूंगा, देख भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो एफ एक्स तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और जी एक्स मेरा क्या है, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब पहले मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, अगर मैं भाई इंटीग्रेशन करना है मेरा 0 से पाई बाई 2। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन को आई बोल देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को 0 से पाई बाई 2 अगर मैं आई बोल दूंगा, इसको सोल्व करना है मेरे को। देखो अब अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो देखो क्या करेंगे, मैं इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ भाई, क्या एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं ये लगा दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो अगर मैं इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर डेटा बनेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बनेगा,
इंटू ये क्या बनेगा देखो, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस ये क्या बनेगा भाई, पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर कितना होगा, पाई बाई फोर बचेगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ये क्या बचेगा मेरे पास देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर बाई फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब बात समझे, इसको अगर पूरे को मैं सोल्व करके लिखूँ तो आई की वैल्यू मेरी दोबारा क्या बनी, देखो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू मेरा आएगा क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी मेरी एक्स माइनस पाई बाई फोर, पहले भी यही थी मेरी ये देखो, ठीक है। मेरा आई ये भी है और मेरा आई ये भी है, तो भाई ये दिख रहा है ये साइन के साथ सेम, कोस स्क्वायर के साथ सेम, दोनों को उठा के जोड़ दो, आई प्लस आई कितना बनेगा, टू आई इज इक्वल्स टू, जोड़ोगे जीरो से पाई बाई टू, ये चीज कॉमन ले लो दोनों से, जी एक्स वाला जो पार्ट है वो कॉमन ले लो, क्या बनेगा पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर। अगर मैं इधर करूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा, ये कितना होगा, ये वन के बराबर होगा। अगर ये वन के बराबर इसको मिटा दूं मैं, ये वन के बराबर होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ देखो, अगर ये वन के बराबर होगा ये इरेज कर दिया मैंने, उसके बाद मेरे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ देखो मेरे पास ये बना टू आई इज इक्वल्स टू ये चीज, टू आई इज इक्वल्स टू ये, तो ये वाली चीज तो मेरी जी एक्स नहीं है क्या, जी एक्स मैंने यही तो लिखा था, तो ये वाली चीज मेरी जी एक्स ही है, तो मेरा बन क्या गया देखो भाई, टू आई इज इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई टू जी एक्स। इस टू आई को उठा के कहाँ डालूंगा भाई मैं, यहाँ, ये मेरा आई लिखा हुआ है, ये मैंने आई बोला था, तो टू आई माइनस ये चीज़ है क्या, जीरो से पाई बाई टू जी एक्स, टू आई की वैल्यू कितनी है भाई देखो, यही है जीरो से पाई बाई टू जी एक्स, दोनों कट जाएंगे आपस में, जीरो से पाई बाई टू जी एक्स माइनस जीरो से पाई बाई टू जी एक्स कितना आएगा ज़ीरो, तो पहले वाले इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई साहब, ज़ीरो। समझ गया, पहले वाले का आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। चलो अब हम ये बात ध्यान रखेंगे क्या, कि जो मेरी आई की वैल्यू आ रही है, आई क्या है, ये आई है मेरा, आई की वैल्यू जो आ रही है ना, मैंने इसको बोला है भाई साहब, आई की वैल्यू जो आ रही है मेरी, मतलब टू आई की वैल्यू जो आ रही है, देखो मैंने आई किसको बोला था दिखा देता हूँ, आई मैंने इसको बोला था इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है भाई, अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू इंटू जी एक्स बाय टू मतलब वन बाय टू, ये वैल्यू आ रही है मेरी। अगर मेरे से पूछा गया अगले सवाल में, देखो सेम इसे ये सवाल है, मेरे से पूछा तो यही चीज़ है, ये आई नहीं है, तो मैं इसको हटा के भाई इस वन बाई टू करके जी एस लिख देता हूँ इसमें, आई बात समझ में। अब देखो ये बेसिकली पूछा मेरे से ये है, लेकिन ये मुझे पता है इसने मेरे से पूछा है 16 बाई पाई क्यूब इंटू आई पूछा है इसने मेरे से, ठीक है। अब मैं आई की जगह ये वाली चीज़ पुट कर दूँ ना भाई, आई की जगह ये वाली चीज़ पुट कर देता हूँ मैं, तो मेरा क्या बनेगा देखो, ये मेरा बनेगा 16 बाई पाई क्यूब वन बाई टू, पहले ही आ गया बाहर, जीरो से पाई बाई टू, देखो क्या बना जी एक्स में लिखना है मेरे को, जी एक्स क्या है जो मैंने यहाँ सोल्व किया था, इसको मैंने अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था अपन ने, क्या था पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, इसको लिख दो भाई साहब, क्या क्या समस्या है लिखने में, एक्स बाई पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है अभी, ये क्या बन गया मेरे पास, ये तो बन गया 8 बाई पाई क्यूब, जीरो से पाई बाई टू, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है अभी, देखो इसको आगे सोल्व करके देखते हैं क्या बनता है मेरे पास, ये है जीरो से पाई बाई टू, ये मेरे पास बनेगा पाई रूट में है पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है भाई क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू टू साइन इनवर्स एक्स बाई, ये होता है मेरे पास, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की ही फॉर्म में है, तो भाई मैं अगर इसको सोल्व कर रहा हूँ तो देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा एक्स बाई टू, एक्स मतलब ये मतलब एक्स माइनस पाई बाई फोर बाई टू, उसके बाद रूट ऑफ सेम चीज़ पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है यहाँ पे ये वाली चीज़, ये स्क्वायर बाई टू, आगे बात समझ में, तो क्या आएगा वन बाई टू इंटू पाई बाई फोर का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, दिस बाय दिस, एक्स माइनस पाई बाई 4 ये मेरी आई है भाई। देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच, 0 से पाई बाई 2 तक। देखो अब मैं अगर इसमें लिमिट्स डालना हूँ, अगर मैं इसमें लिमिट्स डाल दूँ इसकी अपर लिमिट और लोअर, अगर पाई बाई 2 डालता हूँ तो यहाँ देखो पाई बाई 2 अगर मैंने डाला तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 4 का स्क्वायर बनेगा ये टोटल। पाई बाई 2 डालने पे पाई बाई, ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 बनेगा पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना बनेगा 0। तो पाई बाई 2 डालने पे ये वाली टर्म कितनी बन रही है 0 प्लस, अब पाई बाई 2 अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखो पाई बाई 2 मैंने यहाँ डाला, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये क्या बना देखो इधर इसमें, ये बनेगा साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4। तो ये तो मेरे पास पाई बाई 4 ही बन गया ऊपर, तो ये आएगा पाई बाई 4, नीचे भी बन गया पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स कट के 1 बनेगा, तो क्या साइन इनवर्स 1 क्या होता है भाई, पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास भाई, पाई बाई 2 वैल्यू आई बात समझ में। देखो क्या आया 1 बाई 2 2 पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू पाई बाई 2, तो क्या बना पाई क्यूब बाई 64। ये मेरे पास आ गई पाई बाई 2 डालने पे वैल्यू। अब लेकिन मेरे को ये भी तो है, जीरो भी तो डाल के देखना पड़ेगा। देखो ये आ गई माइनस, जीरो भी डालना है, तो देखो जीरो डालने पे यहाँ पे जीरो बनेगा, तो ये और ये फिर से बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। यहाँ जीरो डालने पे देखो, यहाँ जीरो डालने पे क्या बनेगा पाई बाई 4 माइनस 1। अब देखो माइनस, अगर मैं यहाँ जीरो डालता हूँ साइन इनवर्स माइनस 1 बन रहा है। साइन इनवर्स माइनस 1 कितना होता है भाई, साइन इनवर्स माइनस 1 कितना होता है माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अगर साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 होता है तो ये कितना होगा, देखो 1 बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 मतलब 6 पाई स्क्वायर बाई 16 लिख दूंगा इसको मैं, पाई स्क्वायर बाई 16 लिख दूंगा इसको मैं। सही बात है, देखो जरा इसको अगर मैं पाई स्क्वायर बाई 16 लिख दूं, एक मिनट जस्ट, हाँ तो भाई ये होगा मेरा पाई स्क्वायर बाई 16, ये इतना हो जाएगा माइनस माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पाई बाई 2 मतलब कितना बना पाई बाई 64। ये क्या बनेगा भाई, देखो पाई क्यूब बाई 64 प्लस पाई क्यूब बाई 64 कितना बनेगा भाई, पाई क्यूब बाई 32। मेरे पास देखो अब मैं पाई क्यूब बाई 32 किसके लिए निकाली है, ये यहाँ पे मेरा जो मेरा बना था यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है पाई क्यूब बाई 32। देखो भाई अब यहाँ 8 बाई पाई क्यूब पहले से है, तो आंसर कितना निकलेगा, देखो 8 बाई पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब बाई 32, पाई क्यूब से पाई क्यूब गएगा 1/4 आंसर, मतलब आंसर कितना आएगा 0.25। आंसर कितना आएगा इसका भाई, इसका आंसर आएगा 0.25। देखो ये तुम्हारे आखिरी सवाल का आंसर सब मैथ्स में, सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल, कुछ नहीं करना था इसमें, तो वैसे भी थोड़ा बहुत सोल्व करना था, इस वाले में तो वैसे भी कुछ नहीं करना था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम इसी के करते हैं पूरे इंटीग्रेशन में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के करेंगे पूरे इंटीग्रेशन में, कि भाई किंग्स प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, क्वीन प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये सवाल था, इसमें थोड़ा सोचना था बट ऐसा कुछ खास नहीं था। ये देखो बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल था। आई बात समझ में, चारों मेरे जो क्वेश्चंस हैं पैराग्राफ वाले, चारों जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे चारों के चारों बड़े ही आसान थे। ठीक है, तो चलिए ये था आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एनालिसिस पूरा हो गया यहाँ पे। आई होप आप लोगों के अच्छे नंबर आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।